नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे जो देश की आगे की जो राजनीति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव में महायुति के नाम से चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेतृत्व के सभी पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन ने ना सिर्फ बहुमत हासिल किया, एक प्रचंड जीत कह सकते हैं इसे। जी हाँ, राज्य में अभी तक का सबसे बड़ा जीत है। वही झारखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी पहले से अधिक सीटें लाकर चुनाव जो है जीत गई है। यह सरकार बचाने में कामयाब हो गई है। इस साल मई में लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा आम चुनाव हुआ था। उस चुनाव के बाद राज्य के सबसे बड़ा चुनाव था ये। खासकर नजरें जो थी महाराष्ट्र पर था। महाराष्ट्र पे नजरें इसलिए भी था कि सभी आम लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव में जो सीटें मिली थी बीजेपी को वो बहुत ही कम मिली थी। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि शायद अब जो बीजेपी का या एनडीए कह सकते हैं या बीजेपी का है, धीरे धीरे जो है अब इनका पार्टी ढलान की ओर बढ़ रही है, यानी कि लुढ़क रही है। जी हाँ, आज से पहले भी ये अगर आप देखेंगे भारत के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो चाहे वो अटल जी की सरकार ले लीजिए, चाहे वो यूपीए 2 ले लीजिए, एक बार लुढ़क गए तो फिर दोबारा वापसी कर नहीं पाए हैं। लेकिन इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव पर जो राज्य की चुनाव थी महाराष्ट्र की, इस पे सबकी नजर थी। इतनी बड़ी जीत की जो उम्मीद जो है वो खुद बीजेपी पार्टी को भी नहीं थी। महाराष्ट्र में बीजेपी अप्रत्याशित जीत हासिल करके साबित कर दिया कि जनता का नब्ज टटोलने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम कहते हैं कि हम पूरी पार्टी जो है वो 200 या 200 से नीचे का अनुमान लगा के चल रही थी। पार्टी जीत रही थी, बहुमत भी आ रहा था, लेकिन 200 से ऊपर हमने नहीं सोचा था, उम्मीद नहीं किए थे 200 के करीब। हमने ये नहीं सोचा था कि हमारा जो स्ट्राइक रेट है इतना बेहतर होगा। आम चुनाव में जब बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं साबित कर पाई थी तो और पार्टियों पे उससे निर्भर होकर सरकार बनाना पड़ा। तब ये कहा जाने लगा था कि केंद्र की सत्ता पे काबिज बीजेपी के ढलान की ओर बढ़ चुका है। लेकिन हाल ही में उसके बाद हुए चुनावों में, चाहे वो हरियाणा का इलेक्शन हो चाहे वो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, इसमें उन्होंने वापसी करके उन्होंने साबित कर दिया कि बीजेपी का चुनाव प्रबंधन जो है उससे बढ़िया जो है, बीजेपी से बढ़िया जनता का नब्ज कोई टटोल ही नहीं सकता। हरियाणा और महाराष्ट्र के जीत के पीछे अगर सबसे बड़ा राज अगर माना जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा तो वो आरएसएस को माना जा रहा है। आरएसएस जो है महाराष्ट्र में काफी एक्टिव रही और हरियाणा में भी बहुत एक्टिव रहा। इससे पहले के जो आम चुनाव हुए थे उसमें आरएसएस बीजेपी से खफा थी और वो कुछ सहयोग नहीं किए थे, जिस कारण जो है लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं हो पाया था। हाल के जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें साबित कर दिया कि अब बीजेपी और आरएसएस संगठन में अब कोई ऐसा तनाव है नहीं। इस चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि संगठन और पार्टी के बीच में तनाव है, लेकिन ये जीत बताती है कि अब दोनों पार्टी जो है संगठन और पार्टी के बीच इस तरह का कोई भी तनाव नहीं है। और आगामी होने वाले चुनाव जैसे कि दिल्ली है उसके लिए आरएसएस पहले से ही कमर कस चुकी है। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में हार के बाद जो है विपक्ष जो है वो काफी कमजोर, लगभग मनोबल उनका टूटा होगा। तो मुझे शीतकालीन सत्र में बीजेपी को कोई खास विरोध होता हुआ मुझे नहीं लगता दिखेगा, क्योंकि अब बीजेपी साफ साफ ये सदन में कहने में कामयाब हो पाएगी कि विपक्ष के पास ना तो मुद्दा है और ना ही इनको जनता का समर्थन है। सदन में बिल्कुल विपक्ष का उनको किसी तरह का दिक्कत का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। महाराष्ट्र खास करके राजधानी मुंबई अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खास है। इस जीत से निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा मिलेगा और पहले से अधिक मजबूत होगी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो। बीजेपी ने अपने दम पर 133 सीटें जीती है,
विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी के ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन मेरी समझ से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है अगर अपनी जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो गठबंधन धर्म निभाती है। और मुझे लगता है कि बीजेपी को कुछ दिनों से अगर हिंदुत्व वाला मुद्दा में अगर साथ कोई दिया है तो शिंदे ही थे, और फिर से मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए शिंदे ही दिख रहे हैं। गठबंधन धर्म बीजेपी फिर से निभाएगी और बिहार वाला ही खेल होगा, इसमें छोटा भाई और बड़ा भाई वाला खेल नहीं होने वाला, और छोटी ही पार्टी को आगे करेंगे और शिंदे ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि बीजेपी से जुड़े लोग अभी यही कह रहे हैं कि पार्टी की बैठक के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रेस में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो सबसे आगे हैं। अगर उन्हें सीएम पद नहीं दिया जाता है तो ऐसा लग रहा है कि अगर जेपी नड्डा के जगह पे वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में प्रचंड जीत मिलने से देवेंद्र फडणवीस जो है उनका कद जो है वो काफी बढ़ा है, क्योंकि बीजेपी के तरफ से वो लोकल चेहरा जो थे वही थे, और अगर हार अगर मिलती तो जिम्मा उन पे ही जाता, और जीत में सबसे ज्यादा जो चेहरा चमका है बीजेपी की तरफ से उनका ही चमका है, और इसका इनाम भी मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का प्रधानमंत्री के साथ ताल्लुक बहुत अच्छे हैं, भले ही वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ ताल्लुक थोड़े नहीं बनते हैं। अगर यहाँ हार मिलती तो पूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ कद जो है लगभग बीजेपी से खत्म हो जाती या शून्य के बराबर हो जाती, लेकिन यहाँ से उनकी कद जो है वो काफी बढ़ा है। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो केंद्र में उन्हें काफी जिम्मेदारी वाली पद दी जा सकती। इसके उल्टा अगर बात करें तो महाराष्ट्र की हार ने विपक्ष को या इंडी गठबंधन को बेहद मुश्किल में डाल दिया है, और गठबंधन के सामने सभी दलों को साथ रखने की चुनौती आ गई है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी की बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 और शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसद जीते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे दोनों ही नेताओं के पार्टियों को बेहद कमजोर साबित करती है या बेहद कमजोर स्थिति में ला दिया है। ऐसे में इन दलों को अपने सांसदों को बचाए रखने का या अपने साथ बनाए रखने का भी चुनौती होगा। शरद पवार ने विधानसभा से पहले भी संकेत दे चुके हैं कि वो अपने पार्टी का कांग्रेस के साथ वो विलय कर सकते हैं। अगर राजनीति में हलचल होती है तो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ही मुश्किल होगा अपने सांसदों को अपने साथ बना के रखना। अगले कुछ महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र की हार ने इंडी गठबंधन को मुश्किल में लाके खड़ा कर दिया है। सभी दलों को साथ रखने की चुनौती भी आ सकती है। दिल्ली में बीजेपी अपने अकेले दम पे लड़ेगी, यहाँ उसे गठबंधन या सहयोगी की जरूरत नहीं होगी। वही अगर उल्टा विपक्ष की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को साथ आना दिल्ली में राजनीतिक मजबूरी होगी। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में साथ नहीं आते हैं तो सीधा जो है फायदा इसका बीजेपी को मिलेगा। राजनीति नजरिए से देखेंगे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ आना ही चाहिए। लोकसभा चुनाव में दोनों मिलकर साथ लड़े थे, फिर भी सातों के सातों सीट हार गए थे। हालांकि दिल्ली की जनता के लिए लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव के दोनों अलग अलग मायने हैं। अगर गठबंधन की राजनीति की बात करें तो बीजेपी पे हमेशा से आरोप लगते रहा है कि बीजेपी जो है वो गठबंधन में छोटी पार्टियों को खत्म कर देती है या सहयोगियों की राजनीतिक जमीन जो है वो खत्म कर देती है। लेकिन जमीनी हकीकत या विशेषज्ञों की माने तो अभी तक जो बीजेपी पार्टी है वो अपने गठबंधन में जितने भी सहयोगी पार्टी है वो सबको साथ लेके चल रही है या साथ लेके चलती है। चाहे वो बिहार को देख लीजिए, चाहे वो तेलंगाना में देख लीजिए या केंद्र में देख लीजिए, या अभी 3 सालों से या 2 सालों से महाराष्ट्र में सरकार चल रही थी उसे देख लीजिए। अगले साल बिहार में
अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी को गठबंधन बचाना चुनौती होगा। जाहिर सी बात है कि नीतीश जी के पार्टी को प्रचंड जीत मिली थी लोकसभा चुनाव में, तो वो विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीट की डिमांड रखेंगे। और ऐसे में बीजेपी पार्टी किस तरह से सीटों का बंटवारा करती है और किस तरह से गठबंधन को लेके चलती है, ये देखना होगा। बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना। बात करें इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन जो है वो हमेशा से चुनाव नजदीक आते ही वापस में सभी दलें लड़ना शुरू कर देते हैं, सीटों के बंटवारा को लेकर लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके पार्टी का जो कलह है वो बाहर भी दिखता है और खराब एक छवि जाती है। एक ये भी कारण है कि जनता उनसे अलग होना चाहती है, और या वोट जो है वो जो वोट रहता भी है उनका वो कट जाते हैं, वहां से अंदरूनी कलह को नहीं निपटा पाते हैं। जी हाँ, हरियाणा और महाराष्ट्र का जो चुनाव है एक बीजेपी के लिए ये भी एक साबित करती है कि जो केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र में जो नेता है या नेतृत्व है वो कमजोर हो रही है, और जो राज्य या क्षेत्रीय पार्टी के नेता है वो अपने क्षेत्र में या अपने राज्य में ज्यादा हिट हो रहे हैं। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में जो चेहरा थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अपने हिस्से की 28 सीटों पर 19 सीट पे हार मिली थी। अब बात करें विधानसभा चुनाव की, इस चुनाव में जो चेहरा थे वो देवेंद्र फडणवीस थे, एकनाथ शिंदे थे और अजीत पवार थे। या इस चेहरे पे उनको प्रचंड बहुमत मिला। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक हैं तो सेफ हैं और बटोगे तो कटोगे जैसे नारे दिए गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ जैसे नारे देके हिंदुत्व के मुद्दा को भाग देने की कोशिश की। इन चुनावों के नतीजे का स्पष्ट संकेत ये भी है कि महाराष्ट्र में वोटों का ध्रुवीकरण किया गया, हिंदुत्व की राजनीति और मजबूत हुई है। हालांकि जो गठबंधन में अजीत पवार थे उनकी पार्टी जो थी वो हिंदुत्व का मुद्दा के खिलाफ हुई। कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ जैसे नारे को उन्होंने खारिज किया। यानी कि कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ, वोट जिहाद जैसे नारों से एक तरफ तो बीजेपी है वो हिंदुत्व को धार को तेज किए, और दूसरी तरह जो अजीत पवार थे इससे किनारा करके जो अपने समर्थकों का वोट हासिल किए। यानी बीजेपी सहयोगियों के साथ मिलकर अपने हिंदुत्व एजेंडे को बढ़ाने में कामयाब रही। अजीत पवार जैसे कई ऐसे नेता थे जैसे कटेगे तो बटेगे जैसे नारे को खारिज किया था। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति अगर इसी तरह मजबूत हुई तो भारतीय राजनीति में मुसलमान जो है और हाशिए पे होंगे। बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति जो है राजनीति रूप से मुसलमानों को बहुत कमजोर कर दिया, लेकिन अब कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारों से लगता है कि मुसलमान राजनीति में और भी कमजोर होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों का हक जो मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहते हैं कि लाभकारी योजनाओं में सबसे अधिक फायदा मुसलमानों को ही हुआ है। डेटा भी इसकी पुष्टि करता है। बीजेपी की आक्रामकता की वजह से ही विपक्ष भी मुस्लिमों को उतना प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं दे रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि सीटें उतनी विपक्ष भी नहीं दे पा रही है जितना मिलना चाहिए। महाराष्ट्र की जीत योगी आदित्यनाथ को भी श्रेय दिया जा रहा है। जी हाँ, महाराष्ट्र में हमेशा से जो हिंदुत्व मुद्दा है हर इलेक्शन में लगभग ये उठता रहा है, और बीजेपी जो है हिंदुत्व मुद्दा को हमेशा से वो लगाकर ही इलेक्शन में कैंपेन किया है। वो हिंदुत्व को मुद्दा को कभी नहीं छोड़ा, और इस बार भी हिंदुत्व मुद्दा पे और विकास को जनता के बीच लेकर अपनी कामों को लेकर गए, हिंदुत्व के छवि को लेकर गए, और इस हिंदुत्व की छवि और जनता उनके विकास की वादों को गले से लगाया और उनको प्रचंड बहुमत दिया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।